अमेरिका से भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। पालम एयरपोर्ट पर विशेष विमान से लाया गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट होगा। एयरपोर्ट से ही तहव्वुर को एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा। 17 साल बाद भारत आया है 26/11 मामले का आरोपी। तो एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि इन आतंकियों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। कांग्रेस के शासनकाल में इन आतंकियों ने बिरयानी खाई थी, लेकिन हमारे शासन में ये आतंकी जेल की हवा खाएंगे। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। 17 साल बाद भारत आया है 26/11 हमले का आरोपी। बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बड़ी गाड़ियां, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को मुस्तैद किया गया है। ये देखिए एनआईए की जो टीम है वो पहुंची हुई है और अब देखिए किस तरीके से इसको रखा जाएगा। आदित्य मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ओवर टू यू, क्या हलचल मौके पर? बिल्कुल करिश्मा, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं। ये एनआईए दफ्तर के बाहर देखिए सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही काफी टाइट थी, लेकिन अभी का हम अगर दिखाएं जी कोर्ट में तहव्वुर राणा का। मिताली चंदोला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा उनकी तरफ हम रुक करेंगे। मिताली, क्या अपडेट है, क्योंकि हम देख रहे हैं एनआईए दफ्तर के बाहर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको करिश्मा ये बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान के जब तक पाकिस्तान को पता चला है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया का, तो पाकिस्तान ने अपना पूरा का पूरा पल्ला झाड़ लिया है तहव्वुर राणा से। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध थे तहव्वुर राणा के। आईएसआई में जो है वो एक्टिवली काम कर रहा था। डेविड हेडली को उसने सारी की सारी चीजों का जो फर्जी पासपोर्ट कह लीजिए, जो रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, सारे के सारे उसने प्रोवाइड कराए थे। तो पड़ोसी मुल्क जो है अपनी फितरत से बाज नहीं आया है। अब वैसे आपको अहम बात बताना चाहूंगी, इतने लोगों ने इसको सजा देने के लिए दुआ करी थी। भारतीय एजेंसियों ने मुस्तैदी से काम किया, जिसका आज नतीजा ये है कि हिंदुस्तान आ रहा है और अब इसको हिंदुस्तान की अदालत में पूरा का पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा। करिश्मा, सबसे बड़ी बात ये है कि डेविड हेडली की जो तमाम चीजें थी वो सारी चीजों का खुलासा होगा। कैसे पाकिस्तानी जो एजेंसी है ISIS, वो किस तरीके से इंडिया में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, कैसे घुसपैठ कराती है, क्या सारी चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये तमाम खुलासे होंगे। एनआईए के दफ्तर की बात करूं तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था कल रात से ही जो है मुस्तैद कर दी गई थी, बढ़ा दी गई है। तिहाड़ जेल का एक अलग नजारा दिख रहा है क्योंकि इसका पूरा का पूरा अलग तरीके से सिक्योरिटी टाइट कर दी है, आर्थर जेल की भी करी हुई है। यहाँ पर एक अहम बात आ जाती है करिश्मा कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पटियाला हाउस में सबमिट हो गए थे, इस वजह से वो फाइल्स आ गई थी। तो इस वजह से दिल्ली में भी जो है कुछ कानूनी प्रक्रिया चल सकती है। लेकिन क्या पूरा का पूरा एजेंसी का लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, वो पूरा अभी सीक्रेट रखा गया है। लेकिन उसके मद्देनजर हर तरह की तैयारियों को मुस्तैद कर दिया गया है, पुख्ता कर दिया गया है। और आप अपने आप ही इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि डीआईजी रैंक के अधिकारी जो है, जी हाँ, डीआईजी रैंक के अधिकारी वो यूएस में थे, उनकी कस्टडी में ये जो है हिंदुस्तान लाया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर अभी गिरफ्तारी होनी है जैसे ही हिंदुस्तान की सरजमी पर ये कदम रखेगा। और ये जब वहां पर पूरी की पूरी एनआईए की टीम गई थी तो खाली एनआईए की टीम मौजूद नहीं थी, रॉ की टीम भी वहां पर मौजूद थी। तो ये टीमों ने मिलकर तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है, जो मैंडेटरी होती है, वो पूरी की है। इससे ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तान कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो कितने मजबूत है और एक जो सिद्धांत है जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो ये प्रण है, उसी के मद्देनजर आज न जाने कितने लोगों को इस बात का सुकून मिलेगा कि जिसने उनके परिवारों को इस तरीके से नेस्त नाबूद किया था, इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था, वो हिंदुस्तान की सरजमी पर आ रहा है और अब वो ट्रायल फेस करेगा। अब जिस तरीके से लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है, बार बार यही कहा जा रहा है कि डे टू डे जो है ट्रायल होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, टाइम बाउंड इसकी जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि
जल्द हिंदुस्तान के लोगों को इंसाफ मिले। बिल्कुल मिताली, और ये दो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, एनआईए दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। तो किसी भी समय जब भारत लाया जाएगा, जैसा कि आप भी अपडेट दे रहे हैं, फिर पूरी कोशिश होगी कि इसको कस्टडी में लेकर इससे पूछताछ की जाए। मिताली, एक चीज और भी है, आप ये भी बता रही थी कि पाकिस्तान ने किस तरीके से पल्ला झाड़ा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाती है कि बीजेपी कह रही है कि इन आतंकियों के साथ नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट की हम पॉलिसी को अपनाएंगे। कांग्रेस के शासनकाल में इन्होंने बिरयानी खाई, लेकिन हमारे शासनकाल में हम इनको जेल की हवा खिलाएंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पे गए थे 2019 से अगर मैं बात करूं, तो तब से लगातार इसी चीज के लेकर बातचीत हो रही है। और ये मैं आज आपको कहूंगी कि जितने भी हमारे भारतवर्ष के डिप्लोमैट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी विन है। जिस तरीके से अभी तो पूरा ट्रायल हिंदुस्तान में शुरू होगा, लेकिन जिस तरीके से लाए हैं, क्योंकि पहले भी प्रयास किए जा चुके थे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस का वो दौर था जब मुंबई का जो ये आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, और उसके बाद से लोगों के मन में एक रोष था कि जिसने इतना बड़ा अंजाम दिया है वो अपने हिंदुस्तान क्यों नहीं आया। तो अभी प्रत्यार्पण करके जब हिंदुस्तान की सरजमी पे ला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसकी जो पूरी की पूरी तैयारी है। मैं आपको बताऊंगी, लगातार मोदी सरकार की बात करूं या हमारे डिप्लोमैट्स की बात करूं, तो सारी एजेंसीज इस चीज में लगी हुई थी। लेकिन आज बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विन है कि हम उस शख्स को हिंदुस्तान लेकर आ गए हैं जो न जाने कितने हिंदुस्तानी जो कि उस हमले में मरे थे, उनका गुनहगार है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ट्रायल एक्सपेडाइट होगा। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर है करिश्मा, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें इस तरीके की खबर मिल रही है कि 2.5 से 3 साल के बीच में इस ट्रायल को जो है कंक्लूड करना है। बहरहाल अभी ये सारी खबरें जो है जन के सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, एजेंसीज की तरफ से आ रही हैं। अभी सबसे पहली बात, तहव्वुर राणा हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने वाला है, और उसके बाद इसको फेस करना पड़ेगा अब हमारे हिंदुस्तान का ट्रायल। सारी एजेंसीज जो है इस पर लगी हुई है। यहाँ पर एक और अहम बात, पूछताछ का जो दौर है वो काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि एनआईए की कस्टडी में तो ये है, अभी लेकर आ रहे हैं। आधिकारिक गिरफ्तारी भी सरजमी पर पैर रखकर होगी जब हिंदुस्तान की आ जाएंगे, तो पहले एनआईए पूछताछ करेगी। इसमें बाकी की और एजेंसीज भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अहम चीज सबसे ज्यादा आ जाती है। आप अभी भी देखेंगे पाकिस्तान किस तरीके से जम्मू कश्मीर के रास्ते और जो है आपके राजस्थान के रास्ते और भी अन्य रास्तों से आतंकवादियों की घुसपैठ करता रहता है, और भी हिंदुस्तान में हाइब्रिड आतंकी आज भी मौजूद है। तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो खुलकर अभी सामने आ सकती है। अगर ये कहा जाए कि तहव्वुर राणा के आने के बाद जो इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद पाकिस्तान नंगा हो सकता है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसी चीज से बौखलाया पाकिस्तान आज लगातार बार बार तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ रहा है। ठीक करिश्मा, बिल्कुल। एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला हमें रिपोर्ट कर रही थी, और उनका साफ तौर से कहना है कि आखिर किस तरीके से एक बड़ी सफलता के तौर पे इसे देखा जा रहा है, क्योंकि काफी प्रयासों के बाद अब तहव्वुर राणा जो है भारत आ रहा है। ऐसे में अब देखिए लगातार जिससे हम बात कर रहे हैं एक बड़े स्लीपर सेल का, उसका भी खुलासा हो सकता है पूछताछ के समय। बने रहिएगा मिताली, मेरे साथ दो सहयोगी और बने हुए हैं, आदित्य और गोपाल कृष्ण। गोपाल, सबसे पहले आपके पास आती हूँ, क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्या अपडेट्स है? गोपाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? उसका मेडिकल जी बिल्कुल करिश्मा, आवाज मिल रही है जी। गोपाल जी, क्या फिलहाल मौके से तस्वीरें देखने को मिल रही है? हम देख रहे हैं दो तस्वीरें, पालम एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनआईए दफ्तर के बाहर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल करिश्मा, एनआईए दफ्तर के बाहर जो है कल से ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत किए गए थे, और आज जो है पूरे चाक चौबंद वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को किया गया है। लेकिन अभी मैं पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि तहव्वुर राणा का मेडिकल चेकअप कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। टेरर फंडिंग मामले में उसकी पेशी होगी, और फिर एनआईए जो है उसे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी, क्योंकि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 जनवरी को इस मामले से संबंधित
सभी दस्तावेजों को मुंबई के निचली अदालत से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद मुंबई की निचली अदालत से सभी दस्तावेजों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन आज जब एनआईए उसे कोर्ट में पेश करेगी, हालांकि कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी, क्योंकि महावीर जयंती के चलते पटियाला हाउस कोर्ट आज बंद है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो बैठे हुए हैं, तो और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार नहीं है कि इस तरीके के मामले की सुनवाई करें। इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है कि एनआईए के जो जज हैं उनके घर पर जो तहबूर राणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए और उसके बाद रिमांड पर लेकर के उसे पूछताछ एनआईए शुरू करे। बिल्कुल, एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। और जैसा कि मिताली हम बात कर रहे थे कि जो स्लीपर सेल है उसका भी खुलासा हो सकता है, कहां कहां तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है, कई जानकारियां इससे जुटाई जा सकती है। बने रहिएगा आप भी। गोपाल कृष्ण मेरे साथ, मिताली लगातार बनी हुई है। मिताली, बताया जा रहा है बुलेट प्रूफ गाड़ी में इसको लाया जाएगा। चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, लेकिन फिलहाल आपको मौके से तस्वीरें दिखा रही हैं जिसमें भारी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है चप्पे चप्पे पर, एनआईए के दफ्तर के बाहर, पालम एयरपोर्ट के बाहर, और हर तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा है। अब ये आतंकी 26/11 का आ रहा है, किस तरीके से इसने मुख्य आरोपी की मदद की थी और इसके बाद पूरे इलाके में रेकी कर इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया था। तो इसने भी जो मदद की थी, अब लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि शहीदों की शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इन आतंकियों से हम कड़ाई से रुख अपनाएंगे। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी से इसको लाया जाएगा, ऐसी भी खबरें फिलहाल सोर्सेस के हवाले से मिल रही है। तो आप देखिएगा किस तरीके से इससे पूछताछ होती है। एनआईए की पूरी कोशिश होगी इसे कस्टडी में लाया जाए और इस पर लगातार इससे पूछताछ की जाए। दो सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और गोपाल कृष्ण भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल, हम देख पा रहे हैं सुरक्षा के इस वक्त पुख्ता इंतजाम है। पाकिस्तान ने पहले ही पल्ला झाड़ दिया है कि इससे खुद को अलग थलग कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो खबर भी सामने आ रही है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में इसको लाया जाएगा, सिक्योरिटी काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। जी बिल्कुल करिश्मा, आपने सही कहा। उससे जैसे ही भारत लाने की चर्चा शुरू हुई, और यह चर्चा उस दिन शुरू हो गई जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण से संबंधित जो आदेश थे उसको रद्द करने से इनकार कर दिया था, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तभी भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया था। उसके बाद इसे लगातार जो है उसे भारत लाने के जो है उम्मीदें बढ़ गई थी, और इसी सिलसिले में भारत से एनआईए के और कुछ आईपीएस अधिकारी वहां पर गए थे लाने के लिए, और आज अंततः वो भारत लेकर के आ चुके हैं। और इससे पहले एनआईए दफ्तर हो या फिर पटियाला हाउस कोर्ट हो या फिर आईजीआई एयरपोर्ट हो, इन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया था ताकि किसी भी तरीके को कोई गतिविधि जो है वो न देखने को मिले। यही कारण है कि सुरक्षा लिहाज से यहाँ से दूसरे आतंकियों को भी जाएगा। जो कड़ाई अपनाई जा रही है, आखिरकार यहाँ से कड़ा और स्ट्रिक्ट मैसेज भी जाएगा जो आतंकी अभी बिल में छिपे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, आपने सही कहा है। उन आतंकवादियों के लिए एक संदेश है जो 26/11 हमले के बाद अभी भी फरार हो रखे हैं और भगोड़ा घोषित किए हुए हैं, और उनके लिए भी संदेश है जिनके इशारे पर इन आतंकवादियों ने मुंबई 26/11 हमले का अंजाम दिया, जिसमें 175 से 76 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। उनके लिए भी एक संदेश है जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आका है कि आने वाले समय में उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। यही कारण है कि जैसे ही तहबूर राणा को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हुआ था, तब से पाकिस्तान यह राग अलापना शुरू कर दिया था कि उससे तहबूर राणा से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर कई कानूनी अड़चने आने वाली है करिश्मा, क्योंकि तहबूर राणा जो है कनाडाई नागरिक है, अमेरिका में रह रहा था, वहाँ पर उसकी नागरिकता नहीं है। तो इससे संबंधित भी कई तकनीकी दिक्कतें आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन चूंकि अमेरिका से उसे प्रत्यर्पण किया गया था, तो अमेरिका और भारत के बीच में जो संधि हुई है, प्रत्यर्पण संधि, उस संधि के हिसाब से ये आगे जो है इसके मामले में कार्रवाई होगी भारत के अदालतों में।
बिल्कुल। और खबर ये भी मिल रही है गोपाल की पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है, कई बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात किया गया है। आप तस्वीरें भी दिखाइएगा मौके से, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं 26/11 हमले में तहव्वुर राणा का आखिर क्या रोल रहा, उसने आखिर किस तरीके से साजिश को अंजाम दिया। देखिए, आपको बता दें कि जून 2006 में साजिश की शुरुआत होती है। हेडली जो कि मुख्य आरोपी है, वो अमेरिका गया, राणा से मुलाकात करता है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। 2008 में लश्कर के साथ प्लानिंग कर रेकी की जाती है। अब इससे अपने दोस्त हेडली को मुंबई भेजा, वहां पे इसकी पूरी मदद की, भारत का वीजा दिलवाया, मुंबई में बेस इमिग्रेशन ऑफिस से जासूसी और इसके अलावा लश्कर आईएसआई से भी इसके संपर्क रहे। मेजर इकबाल को जानकारी ये देता रहा है। हमले से पहले मुंबई ये आया है 11 से 21 नवंबर 2008 में पवई में ये ठहरा है और वहां से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। डेविड हेडली में सीधा संपर्क डेविड हेडली के साथ इसका रहा है और लगातार लश्कर कमांडर साजिद मीर को ये लोग रिपोर्टिंग करते रहे हैं और उसके बाद ये खाका तैयार होता है कि आखिर किस तरीके से धमाका करना है, हमला करना है। साजिद मीर सीधे हाफिज सईद को रिपोर्ट करता था। हाफिज सईद के साथ आईएसआई अफसर मेजर इकबाल है, मेजर सईद है, मेजर समीर है और इन सब को ये लोग डायरेक्शन देते थे। तो आप समझिए इसके नेटवर्क कहां कहां तक है, लश्कर तक, आईएसआई तक। यानी 26/11 हमला किसी एक आतंकी गुट या किसी आईएसआई अफसर का काम नहीं है, बल्कि आतंकियों की फौज है। पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई की मिली जुली करतूत है, लेकिन अब पाकिस्तान खुद को इससे अलग थलग कर रहा है। गोपाल कृष्ण लगातार पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से मौजूद है, हमें अपडेट दे रहे हैं। गोपाल, तस्वीरें भी मौके से दिखाएगा, खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा को वहां पर भी बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल करिश्मा, जैसे ही सुबह में यह जानकारी मिली कि 12 बजे के आसपास जो है तहव्वुर राणा को आईजीआई एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और उसके बाद मेडिकल चेकअप के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। उसी समय से जो है पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को सुबह से ही। गोपाल, मेरे एक और सहयोगी इस वक्त अभिषेक बने हुए हैं, जिनके साथ पूर्व डीजीपी है। सीधे हम अभिषेक की तरफ रुक करते हैं। अभिषेक, इसको कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है? 17 साल के बाद इस आतंकी को भारत लाया जा रहा है। क्या आप वहां से पूर्व डीजी से भी जानिएगा पूरा प्रोसेस आखिर किस तरीके से होता है, कितनी मेहनत, कितना संघर्ष करना पड़ता है? जी। और खास करके राजनीतिक तौर पर एक कूटनीतिक जीत है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक बड़ी जीत है। हमारे साथ एडीजी रहे पीके जैन जी हैं, उस समय में स्पेशल आईजी सिक्योरिटी थे। हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस समय ये पूरा हमला हुआ उस समय में क्या कंडीशन थी और कितना पैनिक सिचुएशन थी? उस समय पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये टेररिस्ट उनकी तरफ से आए थे। उस समय क्या कंडीशन थी और किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, कंडीशन तो ऐसी थी कि जब शुरू में ये हमला शुरू हुआ तो हमें लगा कि ये गैंग वॉर है। पहले लियोपोल्ड कैफ़े में कुछ फायरिंग हुई, उसके बाद में फिर वो वीटी स्टेशन की तरफ गए तो रास्ते में फायरिंग हो रही थी। तो जो पहला इनपुट आया था वो यही था कि शायद 2 गैंग्स में कुछ फायरिंग हो गई। और लेकिन धीरे धीरे जब ये शुरू हुआ तो ताज होटल में, फिर ओबेरॉय में, फिर वीटी स्टेशन पे, फिर जगह जगह पे जहाँ पे ये घटनाएं हुई तो उससे लगा कि ये बहुत बड़ी घटना है। और फिर पता चला कुछ समय के बाद कि ये एक्चुअली टेररिस्ट अटैक है। तो हमारी मानसिक और फिजिकल तैयारी बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पे इस चीज़ को मीट करने के लिए। तो ऐसा हुआ कि हफड़ा दफड़ी में फिर लोग हुए। डीसीपी थे लोकल वहाँ पे जोन 1 के उस टाइम पे, नांगरे पाटिल, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। वो होटल के अंदर गए, वो कुछ करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उन लोगों की ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो 2 गोली पूर्व से चलाते थे, फिर भाग के 1-2 फ्लोर ऊपर नीचे जाते थे, फिर वेस्ट से चलाते थे, फिर 1-2 फ्लोर ऊपर नीचे जाके फिर ईस्ट वेस्ट कंफ्यूज करने की कोशिश की। काफ़ी समय तक कोई यही नहीं पता चला कि टेररिस्ट थे कितने, 2 थे, 4 थे, 10 थे, 12 थे। मतलब जिस हिसाब से फायरिंग हो रही थी सब तरफ से तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम 10 से 12, शायद 16 टेररिस्ट भी एक जगह पे हों। लेकिन बाद में पता चला कि उनका नंबर बहुत ही कम था। तो इसलिए सिचुएशन उस समय पे थोड़ी थी कन्फ्यूजन की और घबराहट ये हुई कि इतने लंबे समय तक वो ऑपरेशन चला। फिर फाइनली एनएसजी आई, फिर लोकल पुलिस ने भी तब तक अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया, तब ये कहीं जाके इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सका। और उसके बाद में हमारे कुछ लोगों ने बहुत ही बहादुरी दिखाई। एक वीटी स्टेशन पे मुझे अभी भी याद है, कांस्टेबल लाठी लेके उनके ऊपर चढ़ दौड़ा। सामने से AK-47 से गोली आ रही है और वो लाठी से उनको लड़ने की कोशिश कर रहा है। बेचारा शहीद भी हो गया उसमें। तो उसके बाद में फिर ये लोग वहाँ से भागे जब इनको लगा कि लोग हमारे पीछे पड़ने लगे हैं। फिर ये वहाँ से कामा हॉस्पिटल गए और कामा हॉस्पिटल के बाद का आपको किस्सा मालूम है, कैसे हेमंत करकरे और उनके साथियों की शहादत हुई।
वहाँ से फिर इन्होंने गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के गए, वो सारी सबको स्टोरी मालूम था। कसाब भी लाठी के जरिए ही तो पकड़ा गया वहां पर जब उसी की बात कर रहा हूँ मैं, वीटी स्टेशन पे वही था, तो उसके ऊपर ही वो लाठी लेके दौड़ा था हमारा एक रेलवे का कांस्टेबल। और बाकी हमारी एक दो 303 थी, वो तो सही टाइम पे उससे भी फायरिंग हुई, लेकिन एक दो राइफल चली भी नहीं, शायद वहाँ पे सफाई का इशू था या जो भी इशू था। उसके बाद में फिर ये लोग भाग के वहाँ से कामा हॉस्पिटल गए, कामा हॉस्पिटल से फिर ये ग्रेनेड डाला, जिसमें सदानंद दाते जो भी एनआईए के चीफ हैं, उनके पाँव में स्प्लिंटर घुसा, आज भी शायद घुसा हुआ है। सदानंद दाते तो उस समय में उस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा थे, जो एनआईए चीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली कामा हॉस्पिटल में थे, और अगर उन्होंने थोड़ी सावधानी ना दिखाई होती तो आज शायद हमारे बीच में ना होते। जैसे ही उनको पता चला, जैसे ही उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका और वो ठक की आवाज़ आई उनको नीचे, क्योंकि हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने में और उसको फटने में तकरीबन 8 से 9 सेकंड का समय लगता है। तो अगर उसी समय में अगर दाते दीवार के पीछे ना जाते तो शायद आज हमारे बीच में नहीं होते। तो ये ही मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं बिल्कुल थिक ऑफ द एक्शन में दाते साहब थे खुद। तो ये उस समय की हालत थी। और ये अब हमारा सौभाग्य है कि ओमले की शहादत से कसाब पकड़ा गया। बाद में ये सारा किस्सा रिवील हुआ कि कैसे उसमें पाकिस्तान का हाथ है, कैसे उन्होंने उनको ट्रेन करके भेजा था। पाकिस्तान ने तो आज तक माना नहीं है कि वो इस कांड के पीछे हैं, लेकिन हमारे पास में इतनी ज़्यादा टेक्निकल इंटेलिजेंस और इतनी ज़्यादा, क्योंकि उस समय पे जो थुराया सेट हुआ करते थे, थुराया सेट के माध्यम से इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि आपने कैसा करना है। और उसका बहुत सारा रोल मीडिया ने भी प्ले किया, क्योंकि एक सेकंड की जो घटना रिपोर्ट हुई उससे पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स को पता चला कि वहाँ क्या हो रहा है, पुलिस क्या करने वाली है। ऑपरेशंस रिवील होते गए, ऑपरेशनल डिटेल्स पूरी उनको मिलती चली गई, और उसी हिसाब से वो अपने जो उनका दस्ता आया था उसको इंस्ट्रक्शन देते रहे कि उन्होंने क्या क्या आगे करना है। तो आइडिया यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ। उस समय तो ये भी बात सामने आई थी कि 40-50 हॉस्टेज लेके वीटी स्टेशन के ऊपर कहीं बैठ जाओ, एक वहाँ पे पोर्टमाला जैसा है वहाँ पे बैठ जाओ, और हर घंटे 2 घंटे में एक आदमी को मार के नीचे फेंक दो। आइडिया था कि उस सिचुएशन को जितना लंबा खींच सकते हो खींचो, जितना नुकसान दहशत फैलानी है उतनी फैलाओ। ये उस समय का उनका मकसद था। अब लेकिन अब जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंस उस समय में हुआ, उसके बाद चीज़ें बहुत सारे डोजियर दिए गए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तहूर राणा चूँकि पाकिस्तानी मिलिटेंट में काम कर चुका है, वहाँ डॉक्टर रह चुका है, किस तरीके से लश्कर तैयबा को उन्हें आगे बढ़ा, अब जब वो भारत लाया जा रहा है प्रत्यर्पण करके, तो कितने राज खुलने की उम्मीद है आपको? देखिए, राणा के बारे में 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर से मैं आपको बता दूं। एक तो वो एक्स आर्मी ऑफिसर है ही, चाहे वो डॉक्टर था लेकिन एक्स आर्मी ऑफिसर है। फिर उसको रिक्रूट किया गया या सारी दहशतवादी कार्रवाइयों के लिए। उसने ना सिर्फ मुंबई में ये कार्रवाई की, बस उसने डेनमार्क में भी करने की कोशिश की, जहाँ वो पकड़ा गया, फिर उसको सज़ा भी हुई। हमारे केस में वो 2009 में पहली बार अरेस्ट हुआ था। उसके बाद में उसको कुछ वहाँ केस चलाया गया, उसमें उसको सज़ा हुई, लेकिन उसको भारत नहीं भेजा गया। लेकिन भारत की पूरी कोशिश रही पिछले 16-17 साल में कि हम उसको किसी तरह से वापस लाएं। सिर्फ पाकिस्तान का नेटवर्क जो भी यहाँ पे है, जो भी उनके स्लीपर सेल हैं, जो उनके एसेट्स हैं, जो उनके लिए काम करते हैं जो लोग, उनका नेटवर्क कहाँ पे है बचा हुआ, जो क्योंकि हमारे यहाँ तो आज भी जम्मू कश्मीर में चल ही रहा है। कभी 4 टेररिस्ट आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं, कभी यूपी में पकड़ा जाता है, कभी तेलंगाना में पकड़ा जाता है। तो उनका नेटवर्क तो कहीं ना कहीं है। उस नेटवर्क, क्योंकि ये व्यक्ति पाकिस्तान आर्मी के साथ, आईएसआई के साथ, लश्कर तैयबा के साथ बहुत थिकली इन्वॉल्व था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि उसके इंटेरोगेशन से काफी सारी चीजें सामने आएंगी। ये भी उनसे इसीलिए जानेगा इतने साल तक कि जब वो भागा ISI था तो ने उसकी पाकिस्तान फंडिंग गवर्नमेंट आखिर ने किसने millions की है, dollars खर्च कर क्योंकि दिए, वो उस समय ये डीजीपी ensure रहे करने थे, के लिए ऐसे में वो बेहतर भारत में तरीके ना से बता पाएंगे आए। कि लेकिन फंडिंग आखिर fortunately कहाँ से होती थी। जी अभिषेक, एविडेंस ही उसको माना। उसके बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में जो संबंध थे, उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब उसका जो एक्स्ट्रेडिशन हुआ है वो अब आगे हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। लेकिन डेविड कोलमैन हेडली हो या तहूर राणा, वो उस पूरे ऑपरेशन का किस तरीके का हिस्सा थे? और ख़ास करके चूँकि दाते अब इस समय एनआईए चीफ हैं, दाते उस पूरे ऑपरेशन में मुंबई में थे, तो उस इन्वेस्टिगेशन को और अच्छे तरीके से करने में या लोकल इनपुट्स या लोकल चीज़ें उस समय जो चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों को आगे करने में कितना आसानी है? 2 सवाल। देखिए, एक तो इस चीज़ को समय बहुत हो गया है, बहुत सारे लोग उस समय के अभी एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, वो सारी चीज़ें उनको खंगालनी पड़ेंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नेटवर्क, जो भी फॉरेन नेटवर्क रहता है यहाँ पे, उसके 2-3 हिस्से रहते हैं। एक तो एक्टिव है, जो आपका, जिसको आपने जब चाहे एक्टिव कर दिया, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इंडोक्ट्रिनेशन करेंगे, वो करते रहेंगे।
कुछ स्लीपर सेल ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्टिवेट किया जाता है। तो इस व्यक्ति के आने से हमारे को ये एक फ़ायदा हो सकता है इसके इंटेरोगेशन में, अगर ये चीज़ें सामने आती हैं कि उनके एसेट हमारे देश में कहाँ कहाँ बैठे हैं, किस लेवल पे बैठे हैं, उनके खिलाफ में एविडेंस क्या अवेलेबल है या कितनी एविडेंस बाद में जुटाई जाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन कम से कम जानकारी हो कि इस तरह के व्यक्ति इस नेटवर्क के लिए, ISI के लिए काम कर रहे हैं या लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे हैं या दूसरे बहुत सारी, अब तो 10-12 संगठन हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया था कि ये तो हमारे हीरो हैं जितने टेररिस्ट हैं, तो वहाँ तो उनकी पूजा की जाती है। आप कितना भी कोशिश कर लो, ना तो वो मानेंगे ना कभी उनको भेजेंगे। मेन लोग तो आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं। लेकिन तहव्वुर राना जैसे लोग अगर पकड़ के उनको सज़ा हो गई तो उसका एक सबसे बड़ा नतीजा ये होगा कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी लोगों को, इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज जाएगा कि ये भारत पहले वाला भारत नहीं है कि चांटा खाएगा चुप होकर बैठ जाएगा। अब यह कि हम इस तरह के आरोपियों को उनके मान से खींच के बाहर लाएंगे, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के सामने पेश करेंगे और उनको जो भी सज़ा होगी, वाजिब सज़ा होनी चाहिए, वो उनको होगी, इस बात की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं फिर एक सवाल आपको फिर दोहरा रहा हूँ, चूँकि जैसे एज ए ऑफिसर, जैसे आप उस समय में थे, दूसरे तमाम सारे ऑफिसर्स उस समय में थे, तो अगर कोई उस समय में कोई ऑपरेशन को अंजाम दे रहा या उस समय झेल रहे ऑफिसर्स को आज अगर जैसे दाते की बात करें तो NIA चीफ है, उस समय में उस ऑपरेशन का हिस्सा थे आप लोगों के साथ, तो उनका इस समय इस पोजीशन पर होना, उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में होना कितना मैटर करेगा, खास करके वो लिंकअप करने के लिए जो मिसिंग लिंक्स मुंबई पुलिस ढूंढ रही होगी। देखिए, दाते जो हैं वो बहुत ही थॉरो ऑफिसर हैं, बहुत ही थॉरोली प्रोफेशनल ऑफिसर जिसको मैं बोलूँगा। तो जब वो यहाँ थे, इससे पहले वो ATS में भी थे, तो उनको काफ़ी इन चीज़ों की जानकारी है। उनकी जो पर्सनल जानकारी है, जो उनको सपोर्ट मिलेगी महाराष्ट्र पुलिस से, और जो अब उनके पास में NIA का पूरा जो जानकारी का भंडार है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी स्थिति में है कि यहाँ पे जो उन्होंने जानकारी इकट्ठी की थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या अपने इंटेलिजेंस के दौरान, वो सारी चीज़ों का फ़ायदा अब इस केस में होगा और आने वाले इस केस से निकलने वाली जो जानकारी है उससे उनको आगे की कार्रवाई करने में सुविधा मिलेगी। एक सवाल और सर कि 26/11 का हमला पहले ड्रग पेडलर माना गया, फिर धीरे धीरे चीज़ें रिवील हुई। क्या डेविड कोलमैन हेडली के साथ राणा जो है उस समय में सिर्फ आपका नेटवर्क बड़ा करने में, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में ही ये पूरी चीज़ रही, या फिर वहाँ पर पूरी ट्रेनिंग देना, उनको अलग तरीके से ट्रेन करना, उनको कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट करना है, लंबे समय तक कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है, कैसे लोगों के अंदर दहशत पैदा, इन सारी चीज़ों का हिस्सेदार रहा है अब तक? नहीं, जो मुझे लगता है कि वो उसको सिर्फ एक लिमिटेड काम के लिए यूज़ किया गया। हेडली और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, क्लास फेलो थे पहले, बाद में हेडली ने उसके थ्रू बहुत सारी ड्रग्स की तस्करी भी की और उसके बाद में फिर ये इसको लश्कर-ए-तैयबा के रोल पे आ गया, फिर उनके लिए काम करने लगा। तो मेरा ये मानना है कि उसका रोल जो था वो सारा रेकी करना, सारी चीज़ों को प्लान करना, देखना, बताना अपनी टीम को, और वो सारी चीज़ ISI को हैंड ओवर करना है और लश्कर-ए-तैयबा के जो सरगना थे उनको बताना, यहाँ तक उनका रोल था। बाकी सारी चीज़ें जो है ट्रैवल का, रहने का, पासपोर्ट का, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, इसमें तहव्वुर राना का रोल था, क्योंकि ट्रेनिंग दी गई उसको ISI के द्वारा। ये जो जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, जैसे वो लैंड किए, समुद्र के रूट से आए, फिर यहाँ पे जगह जगह पे गए और पिन पॉइंटेड जगह पे गए, ऐसा नहीं कि इधर उधर दौड़े। वो कंफ्यूज कहाँ हुए जब कसाब VT स्टेशन से निकला, तब उसको समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ। वो भागने लगा तो ओवरब्रिज से, फुट ओवरब्रिज से गया, फिर वहां से वो कामा में बने रहिएगा, लगातार आपसे आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसकी हम जानकारी यहाँ पर जुटा रखे हैं। आपसे कुछ ही देर में तहव्वुर राणा जब भारत पहुंचेगा, अब उससे पहले सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। पूरी कोशिश होगी, पहले मेडिकल होगा, इसके बाद NIA इसको अपनी कस्टडी में लेगा और इससे सवाल जवाब भी किए जा सकते हैं।